बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिकली शुगर के मॉलिक्यूल्स का मोनोमर होता है। शुगर के मॉलिक्यूल लाइक जैसे हमारे घरों में जो सीढ़ियाँ मौजूद होती हैं वो स्टेप्स के फॉर्म में मौजूद होती हैं। इसी तरह ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी स्टेप्स, उनका भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपस में मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो 4 टाइप्स होती हैं। अगर शुगर या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल हो तो उसको हम मोनोमर कहेंगे, और अगर 2 मॉलिक्यूल जो आपस में मिले हुए हो तो उसको डाइसैकेराइड कहेंगे। मोनोसैकेराइड पहला वाला और दूसरा डाइसैकेराइड। और अगर 2 to 10 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हुए हो तो उसको ओलिगोसैकेराइड कहेंगे, और मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में ज्वाइन हो तो उसको पॉलीसैकेराइड कहेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। इसी तरह ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो पेंटोज और हेक्सोज की फॉर्म में मौजूद होता है, मतलब 5 कार्बन वाले रिंग स्ट्रक्चर या 6 कार्बन वाले रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में मौजूद होता है। उससे पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर फर्दर 2 स्ट्रक्चर्स हमारे पास आते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप। ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं ये हम आगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फर्दर स्टडी करेंगे। तो कीटोन ग्रुप के अंदर जो है वो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाया होता है ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन जो है वो फर्दर 2 कार्बन की चेन्स के साथ अटैच होता है। इसी तरह एल्डिहाइड के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर होता है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और एक चेन कार्बन के साथ है, कार्बन की जो भी चेन होगी, और दूसरा बॉन्ड जो है वो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। और उसके अलावा जो है वो अल्कोहल भी हमारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा। अल्कोहल ये जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, इसके 2 नाम है, अल्कोहल या हाइड्रोक्सिल। तो ये हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये लीनियर स्ट्रक्चर में और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो अगर वो लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा तो हम उसको फिस्चर प्रोजेक्शन कहेंगे, और अगर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा तो उसको हम हॉवर्ड प्रोजेक्शन कहेंगे। तो ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है या फिर कीटोन ग्रुप लगा होता है। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हमने पीछे देखा है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है ऑक्सीजन, और एक साइड पे कार्बन की चेन होती है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन की चेन, या फिर दूसरी साइड पे भी कार्बन की चेन होती है। ये डिपेंड करता है एल्डिहाइड और कीटोन के स्ट्रक्चर पे, ये कौन से उसके साथ अटैच है। तो एल्डिहाइड जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमेशा फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच होता है। एल्डिहाइड के जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है पीछे, CRH और डबल बॉन्ड O, ये हमेशा जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में फर्स्ट कार्बन नंबर 1 जो है उसके साथ अटैच होता है। और इसी तरह अगर कीटोन होगा यहाँ पर तो जो सेकंड कार्बन है उसके साथ वो अटैच होगा। अब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ये जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं सिर्फ वही साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होंगे। वो कौन से मॉलिक्यूल हैं? वो तमाम मोनोमर्स मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन की मिकदार जो है वो 5 से ज़्यादा हो या मोर देन 5 कार्बन मौजूद हों, वो तमाम मोनोमर्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में जाके रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक स्पेसिफिक एक और मोनोमर है, यानी जो टेट्रा एल्डोज होता है, यानी 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जिसके अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डोज लगाओ या एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ, वो और वो तमाम मोनोमर जिनके अंदर 5 से ज़्यादा कार्बन हो, वो ये सारे जो है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेट्रा एल्डोज यानी 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर और उसके जिसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, वो और वो तमाम मोनोमर जो जिनके अंदर 5 कार्बन हो और वो जो है वो मोनोमर्स हों, तो ये सारे जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में जाके साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं? तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमेशा जो है वो फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ये सेकंड कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप लगा होता है। अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाओ तो जो इसका जो 5th कार्बन है इसके ऊपर जो OH ग्रुप लगाओ यानी अल्कोहलिक ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ, तो ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये जो OH ग्रुप है 5th कार्बन पे, ये और फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे और साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सेकंड केस ये हमारे पास कि अगर यहाँ सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप मौजूद हो, वो और 5th कार्बन का जो अल्कोहलिक ग्रुप है, ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करके
जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब एल्डिहाइड और कीटोन को जो है वो हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह कह सकते हैं कि अल्कोहल और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कन्वर्ट कैसे होगा कि जो ऑक्सीजन होगा अल्कोहल ग्रुप का वो और जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन होगा ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे। मतलब जो फिफ्थ कार्बन पे जो अल्कोहल मौजूद है इसका ऑक्सीजन और फर्स्ट कार्बन या सेकंड कार्बन पे जो एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से जो भी मौजूद होगा वो उसका कार्बन आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो ये जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर इस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है और फिफ्थ कार्बन पे जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है और ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं तो इसको जो है वो हम बोलेंगे हेमी एसिटल फॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम हेमी एसिटल फॉर्मेशन बोलेंगे। सेकंड केस के अंदर जो है वो हमारे पास अगर सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप मौजूद हो और फिफ्थ कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद हो और ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करें तो इसको हम हेमीकीटल फॉर्मेशन कहेंगे। तो हेमी एसिटल और हेमीकीटल फॉर्मेशन इस तरह होती है। अब ये जो हेमी एसिटल और हेमीकीटल फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन होने की ये एक शर्त है और वो शर्त ये है कि जो हमारे जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का उसके अंदर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप यानी एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ग्रुप होना लाजमी है और जो है वो हमारे पास फिफ्थ कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप होना लाजमी है। अगर ये कंडीशन होगी तभी जो है वो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ये जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जो हमारा रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब इस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, उसके बाद फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, फिर फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन पे हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है और ये फिफ्थ कार्बन के साथ एक और बॉन्ड बना के यहाँ पे सिक्स कार्बन नंबर 6 जो है वो अटैच होता है। ये कार्बन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बन नंबर 1 है इसको हम जो है वो एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। जो फर्स्ट कार्बन मौजूद है हमारे पास ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे जो है वो एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कार्बन है इसके अंदर एक तरफ H ग्रुप मौजूद है और दूसरी साइड पे OH ग्रुप मौजूद है, लेकिन जो है वो ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब कार्बन के साथ जो है वो ऊपर की साइड पे अगर OH ग्रुप होगा तो एक अलग कंडीशन बनेगी और अगर कार्बन के साथ OH ग्रुप नीचे मौजूद होगा तो अलग कंडीशन बनेगी। अगर इस कार्बन के नीचे वाली साइड पे OH ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं और अगर इसी कार्बन के ऊपर वाली साइड के ऊपर OH ग्रुप मौजूद हो तो उसको हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो किसी भी फॉर्म में मतलब हो सकता है। तो ये जो CH2 यानी कार्बन नंबर 6 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है CH2OH, अगर इसके प्लेन के ऊपर जो है वो OH ग्रुप मौजूद हो, इसकी लाइन के अंदर जो है वो OH ग्रुप मौजूद हो ऊपर की तरफ तो जो है वो इसको हम अल्फा कहेंगे और अगर नीचे की तरफ मौजूद है इसके यहाँ पर कार्बन के नीचे तो हम इसको बीटा कहेंगे। अब अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज हम सब क्यों कह रहे हैं? अल्फा और बीटा जो है वो इससे पता चल गया कि OH ग्रुप अगर ऊपर होगा तो अल्फा, नीचे होगा तो बीटा। डी का मतलब क्या है ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और पाइरानोज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 6 रिंग यानी 6 कार्बन वाले स्ट्रक्चर है। तो इस तरह जो है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज या बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज कहलाता है ये। अब जो है वो ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये जो है वो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हुआ यानी एक मोनोमर बना या मोनोसेक्राइड इसको कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन जब ये शुगर का मॉलिक्यूल जब किसी और शुगर के मॉलिक्यूल से बनेगा अटैच होगा तो ये एक लिंक बनाएगा जिसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब दो शुगर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन होंगे तो उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाएगा। और अगर ये जो रिंग स्ट्रक्चर हमारा बना है वो एल्डिहाइड से बना है तो हम इसको एसीटेट कहते हैं और अगर कीटोन से मिलकर बना है तो हम कीटल कहेंगे। और इस जो दो शुगर के मॉलिक्यूल जो आपस में ज्वाइन हुए हैं अगर इसमें कीटोन ग्रुप की फॉर्मेशन है तो हम इसको कीटल फॉर्मेशन कहेंगे और अगर एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्मेशन है हम एसीटेट फॉर्मेशन कहेंगे। और इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाएगा फुल एसीटल या फुल कीटल फॉर्मेशन।
मतलब जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जब दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलेगा तो उसको हम फुल एसिटल या फुल कीटल फॉर्मेशन कहेंगे। सबसे पहले लीनियर स्ट्रक्चर से ये कन्वर्ट हुआ साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप से कोवेलेंट बॉन्ड बना के साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। फिर उसके बाद फर्दर जो है वो रिंग स्ट्रक्चर दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुआ, उसको हम फुल एसिटल या फुल कीटल फॉर्मेशन कहेंगे। अब ये जो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस बना है हमारे पास, इसको हम एनोमर्स कहते हैं और ये जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में चेंज होता रहता है। ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये अल्फा या बीटा जो है वो डी ग्लूकोपाइरानोस जो है ये OH ग्रुप जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कभी ऊपर हो जाए अल्फा में कन्वर्ट हो जाते हैं, कभी ये बीटा में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये बीटा से अल्फा में कन्वर्ट होता है, ये एक्सचेंज होता रहता है आपस में। और इस अल्फा और बीटा को हम एनोमर्स कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा जो है वो OH ग्रुप की वजह से पता चलता है कि वो OH ग्रुप कहाँ ऊपर की साइड पर मौजूद है, तो फिर उसको हम अल्फा कहेंगे, और अगर नीचे की साइड पर है तो बीटा कहेंगे। ग्लाइको क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये पायरानोस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 6 रिंग कार्बन का स्ट्रक्चर है। और ये जो अल्फा और बीटा जो एक्सचेंज होते हैं आपस में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम कहते हैं म्यूटर रोटेशन। अब चायरल सेंटर क्या चीज़ होती है? चायरल सेंटर वो चीज़ होती है कि जो कार्बन जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर वो तमाम कार्बन जो चारों तरफ से फुली पैक्ड हो उनको हम चायरल स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब जैसे लीनियर स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन को अगर हम छोड़ दें तो बीच की जो सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये सारे जो है वो आपस के अंदर चारों तरफ से मॉलिक्यूल के अंदर घिरे हुए, तो इनको हम चायरिक सेंटर कहेंगे, चायरल सेंटर कहेंगे। अब इसका क्या फ़ायदा है? अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के आइसोमर्स पता करना चाहें कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने आइसोमर बन सकते हैं, तो उसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 2n। अब ये n क्या चीज़ है? n ये है कि जो नंबर ऑफ चायरल सेंटर किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है वो इस n की जगह आएगा। फॉर एग्जांपल, अब ये लीनियर स्ट्रक्चर है, इस लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 कार्बन ऐसे हैं जो फुली पैक्ड हैं या चायरल सेंटर की फॉर्म में मौजूद है, लाइक कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5। ये चारों कार्बन जो है वो चारों तरफ से पैक्ड हैं और मॉलिक्यूल के अंदर घिरे हुए हैं, तो इनको चायरल सेंटर कहेगा। तो ये 4 कार्बन है, तो अब इस 2n की जगह पे 4 आएगा, तो टोटली इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 16। मतलब ग्लूकोज के जो इस लीनियर स्ट्रक्चर है इसके 16 आइसोमर्स बनेंगे। सेम आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम कंपाउंड बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब कंपाउंड के जो वो होगा वो फॉर्मूला होगा वो सेम होगा लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के कितने आइसोमेरिज्म बन सकते हैं उसकी चायरल सेंटर से। ये आगे लेबर रोटेटरी एंड डेक्स्टर रोटेटरी, ये क्या चीज़ होती है? लेबर रोटेटरी एंड डेक्स्टर रोटेटरी बेसिकली जो ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो हमने अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ा था जो कि 5th कार्बन के ऊपर मौजूद था, ये उसकी प्रेजेंस बताती है। लाइक जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर है, अब इसके अंदर जो 5th कार्बन के ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप है, अगर ये लेफ्ट साइड पर होगा तो हम इसको लेबर रोटेटरी कहेंगे, और अगर ये राइट साइड पर होगा इस चेन के तो हम इसको डेक्स्टर रोटेटरी कहेंगे। अब ये दोनों भी जो है वो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेबर रोटेटरी टू डेक्स्टर रोटेटरी। ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है, और लेबर रोटेटरी एंड डेक्स्टर रोटेटरी को जो है वो साइंटिफिक टर्म के अंदर जो है वो एक दूसरे का एनेंशियोमर्स कहा जाता है। एनेंशियोमर्स क्या होता है? ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। लाइक हमने देखा कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो 5th कार्बन के लेफ्ट साइड पे होगा तो लेबर रोटेटरी, और अगर राइट साइड पे होगा तो डेक्स्टर रोटेटरी कहेंगे उसको हम। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका ये कि लेबर रोटेटरी L है तो उसको लेफ्ट साइड पर होगा, दोनों के अंदर L सेम है, और डेक्स्टर रोटेटरी जो है वो राइट साइड पर होगा। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसके सेकंड लास्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि वहाँ पे जो कार्बन है उसके साथ जो OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा तो लेबर रोटेटरी कहा जाएगा, और अगर राइट साइड पे होगा तो डेक्स्टर रोटेटरी कहा जाएगा। अब हम ग्लिसर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है उसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं लेबर रोटेटरी और डेक्स्टर रोटेटरी का पता करने के लिए। अब हम ग्लिसर एल्डिहाइड को जो है वो एज ए रेफरेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल है ये वो है, इसके अंदर सिर्फ एक चायरल सेंटर होता है, मतलब एक कार्बन ऐसा होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है, बाकी एक कार्बन इसके ऊपर होता है और एक नीचे की साइड पे।
टोटल जो है उसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और ये स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है इसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो डी ग्लूकोज या डेस्टेरोटेटरी जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर मौजूद होता है, वो मौजूद होता है। और एल ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम मिकदार में या किसी एबनॉर्मलिटी की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर हमारी बॉडी के अंदर डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बॉडी पे? हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो स्पेसिफिकली जो है वो हर चीज़ पे काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी के अंदर डी ग्लूकोज की जगह एल ग्लूकोज मौजूद हो तो जो उसके ऊपर जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो पर्टिकुलर नहीं मिल रहा। तो बायोलॉजिकल साइंस में हम इसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब किसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पोलराइज्ड लाइट जो है वो आकर टकराती है तो वो लाइट जो है वो इस मॉलिक्यूल से टकराकर लेफ्ट साइड पे भी जा सकती है और राइट साइड पे भी जा सकती है। लाइक ये लीनियर स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसके अंदर जो है वो लाइट यहाँ से आई और टकराने के बाद लेफ्ट साइड पे भी जा सकती है और राइट साइड पे भी जा सकती है। अगर ये लाइट टकराने के बाद राइट साइड पे जाती है तो हम इसको पॉजिटिव एल कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पे जाती है तो नेगेटिव एल कहेंगे। अब ये लाइट जो है वो लेफ्ट और राइट क्यों हो रही है? तो हमने पढ़ा है कि जब लाइट जो है वो किसी भी लिक्विड मीडियम में एंटर होती है तो वो जो है वो बेंड हो जाती है। तो वो बेंड जो है वो लेफ्ट भी हो सकती है और राइट भी हो सकती है। अब ये लेफ्ट राइट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो होगी एक्वस सॉल्यूशन की उसके ऊपर बेस कर दी है। एक्वस सॉल्यूशन की जैसी कॉन्फ़िगरेशन होगी उस साइड पे लेफ्ट या राइट उस हिसाब से लाइट जो है वो बेंड होगी। लेकिन इससे जो है वो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इससे इंडिपेंडेंट है, मतलब उसके स्ट्रक्चर का होने की वजह से लाइट जो है वो बेंड नहीं कर रही, बल्कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है उसकी वजह से लाइट बेंड कर रही है। तो ये लाइट जो है वो अगर एक्वस सॉल्यूशन के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद लेफ्ट साइड पर मुड़ जाए तो ये L माइनस ग्लूकोज इसको कहेंगे, और अगर राइट साइड पर मुड़ जाए तो इसको L प्लस ग्लूकोज कहेंगे। अब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात क्यों करते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जितने भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजॉल्व फॉर्म के अंदर रहते हैं। एक्वस सॉल्यूशन उसी सॉल्यूशन को कहते हैं इसमें कुछ चीज़ डिजॉल्व हो। तो क्योंकि ये चीज़ हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डिजॉल्व फॉर्म के अंदर रिएक्शन कर रहा है, इसलिए हम एक एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है, ये जो नाम है ये हमारे जहन में क्लियर हो चुका है। बीटा मतलब जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन के ऊपर अल्फा और बीटा जो बनता है मॉलिक्यूल, उसको हम कहते हैं उस हिसाब से अल्फा या बीटा कहेंगे। और डी क्यों कह रहे हैं हम? डी हम इसको डेक्सारोटेटरी की वजह से कह रहे हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ग्लूको क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और पायरानोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 6 रिंग स्ट्रक्चर है। तो ये बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज जो है हमारी बॉडी के अंदर 62% मौजूद होते हैं, और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज हमारी बॉडी के अंदर 38% मौजूद होता है। और ग्लूकोज का एक और एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 6 कार्बन की जगह 5 कार्बन मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोफ्यूरेनोज, जो कि हमारी बॉडी में 0.3% मौजूद होता है। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर या कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात की, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में मौजूद होते हैं। और ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये स्टेप्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये बहुत सारे स्टेप्स मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और अगर एक स्टेप मौजूद होगा तो मोनोसैकेराइड, 2 स्ट्रक्चर मौजूद होंगे तो डाइसैकेराइड, और 2 to 10 स्ट्रक्चर मौजूद होंगे तो ओलिगोसैकेराइड, और मोर देन 10 स्ट्रक्चर पे पॉलीसैकेराइड कहा जाएगा। ग्लूकोज का जो लीनियर स्ट्रक्चर है जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाता है तो ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं वही जाके एक्वस सॉल्यूशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, लाइक जिनकी 4 कार्बन मौजूद हो, 4 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर, और उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, वो ये एक एक्सेप्शनल केस है। और उसके अलावा बाकी तमाम वो मोनोमर्स जिनके अंदर 5 कार्बन या 5 कार्बन से ज़्यादा मौजूद हो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाकर साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस लीनियर स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा, या सेकंड केस में सेकंड कार्बन के ऊपर
कीटोस ग्रुप मौजूद होगा। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के कम्बिनेशन को जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। इसी तरह जो है वो कार्बन की फिफ्थ वैलेंसी या फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होगा। अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा, जो अल्कोहलिक ग्रुप है इसका ऑक्सीजन और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो उसका कार्बन, ये दोनों आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो ये जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप दोनों दो केसेस हैं। उसके बाद जो है वो जब ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया तो ये एक शुगर का मॉलिक्यूल एक और शुगर के मॉलिक्यूल से कन्वर्ट हो ज्वाइन होगा। इसी तरह वो फर्दर ज्वाइन होगा तीसरे मॉलिक्यूल से और इस तरह करते करते पूरी चेन बन जाएगी। तो ये जो है वो इसका कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब ये जो दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन हुए हैं इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, या और इसको हम फुल एसिटल या फुल कीटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। अब जब ये रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है लीनियर स्ट्रक्चर से एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो जो इसका फर्स्ट कार्बन है इसके ऊपर जो है वो OH ग्रुप मौजूद होता है। अब ये OH ग्रुप जो है वो अगर ऊपर की साइड पे होगा फर्स्ट कार्बन के तो हम इसको अल्फा कहेंगे, और अगर नीचे की साइड पे होगा तो हम इसको बीटा कहेंगे। और इसको हम पहचानते कैसे हैं, CH2OH जो कि 6 कार्बन है इसकी लीनियर उसमें या इसकी लाइन में इसके पैनल के ऊपर हम लोग देखते हैं कि इसकी लीनियर वाइज जो अगर ऊपर मौजूद होगा OH फर्स्ट कार्बन के तो हम इसको अल्फा कहेंगे, और अगर नीचे की साइड पर मौजूद होगा तो बीटा कहेंगे। इसको सिंपली हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर OH है तो अल्फा और नीचे है तो बीटा। इसी तरह हमने लेवर रोटेटरी और डेक्स्टर रोटेटरी के बारे में पढ़ा कि फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप मौजूद है अगर वो लेफ्ट साइड पे होगा तो हम इसको लेवर रोटेटरी कहेंगे, और अगर राइट साइड पे मौजूद होगा OH ग्रुप तो हम इसको डेक्स्टर रोटेटरी कहेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डेक्स्टर रोटेटरी के फॉर्म के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है। तो ये जो दो चीज़ें आपस में हो गई, मतलब ग्लूकोज की जो चेन स्ट्रक्चर है इसके अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऊपर की साइड होगा या नीचे की साइड होगा उसको हम अल्फा या बीटा कहेंगे, और इस लीनियर स्ट्रक्चर की फिफ्थ कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे होगा हम उसको लेवर रोटेटरी या डेक्स्टर रोटेटरी कहेंगे। तो इससे हमारा एक नाम बन गया अल्फा डी ग्लूको पायरानोज या बीटा डी ग्लूको पायरानोज। डी हम इसके अंदर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेक्स्टर रोटेटरी के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। और अल्फा और बीटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पेंटोज शुगर या 6 कार्बन वाला जो स्ट्रक्चर है इसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऊपर को तो अल्फा, नीचे होगा तो बीटा। तो इस तरह जो है वो अल्फा डी डेक्स्टर रोटेटरी और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, और पायरानोज क्योंकि 6 रिंग स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा कि आइसोमर्स पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2N, जो कि चिरल सेंटर से पता चलता है। चिरल सेंटर जो है वो कार्बन के वो मॉलिक्यूल जो चारों तरफ से पैक हों। किसी भी लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर जो चिरल सेंटर जितने भी होंगे या जितने भी ऐसे कार्बन होंगे जो चारों तरफ से घिरे हुए होंगे वो उनको काउंट करेंगे हम और इस फार्मूले में पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 4 चिरल सेंटर है तो हम उसको 2N के अंदर पुट करेंगे तो 2 की पावर N यानी 4 तो हो जाएगा 16, यानी उस पर्टिकुलर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के टोटल 16 आइसोमर्स बन सकते हैं। तो ये आइसोमर्स पता करने का तरीका है। और एक्वस सॉल्यूशन की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिजॉल्व फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं, इसलिए हम इसको एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा कि लाइट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन से जब टकराती है और उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टकराती है तो बेंड हो जाती है लेफ्ट या राइट। अगर राइट साइड पर वो बेंड होगी तो उसको पॉजिटिव L ग्लूकोज कहेंगे, और अगर लेफ्ट साइड पर कन्वर्ट होगी या बेंड होगी उसको हम L- कहेंगे ग्लूकोज।